हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, एग्जाम आपका 17 और 18 फरवरी को है, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी को जितनी भी आपने सब कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार जरूर कर ले। और ये जो लेखक रचनाओं वाली सीरीज चल रही है 400 क्वेश्चन की, तो बच्चों ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और इसके आज की वीडियो देखेंगे हम। आज की क्लास में 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 252। क्या है बच्चों की कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों कामायनी महाकाव्य सभी इजी क्वेश्चन है और सभी ने पढ़ा है, और मैंने इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो में बार बार रिवीजन किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253 क्या है बच्चों कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है छायावादोत्तर युग, दूसरा है भारतेंदु युग, थर्ड ऑप्शन है छायावाद युग और फोर्थ ऑप्शन है द्विवेदी युग। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 253 का बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। जो बच्चों मर्यादा पत्रिका है यह भारतेंदु युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माटी की मूर्तें ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना कि माटी की मूर्तें ये क्या है बच्चों, तो कौन सी विधा के अंतर्गत आता है ये। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रेखा चित्र, ये विधा है। दूसरा है नाटक या फिर यात्रा वृत्तांत या उपन्यास। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि माटी की जो मूर्तें हैं वह किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 254 का जो राइट आंसर है वह है रेखा चित्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेखा चित्र। माटी की मूर्ति जो है बच्चों एक रेखा चित्र है जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है या उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग में, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग में, थर्ड ऑप्शन है छायावाद युग में और फोर्थ ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 255 का वह है भारतेंदु युग में। ठीक है, भारतेंदु युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी वह श्याम सुंदर दास ने की थी। श्याम सुंदर दास, ये भी आपको ध्यान रखना है, श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 256 क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो बच्चों हमें बताना है कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह कौन सा है। तो चार ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन और तितली। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 256 का। तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 257 का
वह है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। जो साकेत महाकाव्य है बच्चों, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 की द्विवेदी युगीर रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जय भारत रचना के रचनाकार कौन है। बच्चों ये भी पूछ लेता है कि जय भारत रचना किस युग की है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। तो जय भारत रचना जो है द्विवेदी युग से संबंधित है और इसके रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन है। मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 258 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अगर आपको वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइस या साउंड इधर उधर की आ रही है तो इसके लिए सॉरी। बच्चों ये स्टार्टिंग में 5 मिनट की साउंड प्रॉब्लम रहेगी, आपको बाद में क्या है ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों सॉरी, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 259 क्वेश्चन क्या है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये पढ़ा हुआ नहीं है तो आपसे क्या एग्जाम में नहीं होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए गए। मूर्ति पूजा का विरोध, क्या बच्चों कबीरदास ने समाज सुधार के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया था? दूसरा है जाति प्रथा का खंडन किया था। थर्ड ऑप्शन है स्त्री पुरुष की समानता का विरोध किया था और फोर्थ ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था। तो क्वेश्चन था कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो बच्चों जो कबीरदास थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था, जाति प्रथा का खंडन भी किया था और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता ये बच्चों इन्होंने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260। ठीक है बच्चों, 260 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है हमें बताना है। तो आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है रीति काल और फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त काल। तो बच्चों ये भी क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है और भक्ति काल भी और बच्चों रीति काल भी क्या है, ये भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। जबकि जो संयुक्त काल है यह है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। 261 क्वेश्चन भी बच्चों बार बार मैं वीडियो में इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें क्या कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है बच्चों को कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे बच्चों? चार ऑप्शन है, रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। तो बच्चों ये क्वेश्चन शायद मैंने कल की वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, तो आज की वीडियो में भी मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वल्लभाचार्य। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262 के निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो बच्चों जो ये हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा थी, तो इसके हमें कवि बताना है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है रहीमदास, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास और फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 262 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। कबीरदास जो है बच्चों वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263। 263 क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, थर्ड ऑप्शन है भक्ति काल और फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक काल। तो बच्चों जो पृथ्वीराज रासो है यह हमारी आदिकाल
या आधुनिक काल या रीतिकाल या भक्ति काल, इन चारों में से आंसर बताना है किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है बच्चों ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है वह चंद्रवर्दई द्वारा लिखी गई है। चंद्रवर्दई इसके लेखक हैं चंद्रवर्दई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो चंद्रवर्दई है और ये आदिकाल काल की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 264 कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नए क्वेश्चन पत्रिका से रिलेटेड आ जाता है कि हंस पत्रिका या अखिलेश पत्रिका, ये काफी कई सारी पत्रिकाएं हैं बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन है, तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है निराला, थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर भारती और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 264 का जो राइट आंसर है वह है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265 की प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा है रंगभूमि और थर्ड ऑप्शन है मंगलसूत्र और फोर्थ ऑप्शन है सेवा सदन। तो क्वेश्चन नंबर 265 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। ऑप्शन सी मंगलसूत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 क्या है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है या की थी। तो इन चार पत्रिकाओं के नाम दिए गए बच्चों, कवि वचन सुधा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है कल्पना और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानोदय। तो इन चारों में से हमें बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 266 का जो राइट आंसर है बच्चों वह थी कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और बहुत ही मोस्ट पत्रिका है बच्चों ये भी, कि कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन या प्रकाशित कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन नंबर 267 है कि रीति काल का अन्य नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण काल, दूसरा है उद्भव काल, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार काल और फोर्थ ऑप्शन है संक्रांति काल। तो रीति काल का एक अन्य नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 267 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है श्रृंगार काल। रीति काल का जो अन्य नाम है श्रृंगार काल भी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 की ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी और थर्ड ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 268 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय और बाद में क्या आता है हरि ओद आता है। हरि ओद कभी कभी एग्जाम में हरि ओद भी दे देता है और ये शुरू के जो नाम दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय ये नहीं देता। तो ऑप्शन में अगर हरि ओद आए तो ये भी क्या इनका पूरा नाम है, निकनेम बोल सकते हैं हरि ओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269। 269 क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण धुली, दूसरा है लोकायतन, तीसरा है युगवाणी और फोर्थ ऑप्शन है चिदम्बरा। तो क्वेश्चन नंबर 269 का जो राइट आंसर है वह है चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270 की जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है।
तो पहला ऑप्शन है ब्रपोक्ति है या अन्योक्ति है या समासोक्ति है या रूपक काव्य है। तो ये बच्चों पद्मावत के जो लेखक हैं वह कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। ये भी एग्जाम में पूछता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया कि पद्मावत इनमें से क्या है, तो क्या है, ब्रपोक्ति अलंकार बोल सकते हैं, नियुक्ति अलंकार है, समासोक्ति या रूपक काव्य है। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 270 का वह है ऑप्शन नंबर सी, समासोक्ति। ठीक है, समासोक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 की गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल की, थर्ड ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गबन जो है बच्चों किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272 क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है गांधी और फोर्थ ऑप्शन है केशव दास। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 272 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273 क्वेश्चन क्या है बच्चों की चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन है यशपाल की, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और फोर्थ ऑप्शन है अमृत लाल नागर की। तो बच्चों जो चित्रलेखा रचना है वह किसकी है, तो 273 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274 कि यामा किसकी रचना है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ साथ। तो यामा किसकी रचना है बच्चों, इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 क्या है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है कन्हड़। तो गीतांजलि की जो रचयिता है बच्चों वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 275 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276 क्या है बच्चों की बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। तो बच्चों बिहारी जो थे वह किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, रीति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277 की भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। यानी रामाश्रयी शाखा के हमें कवि का नाम बताना है कि इनमें से कौन है। तो चार ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, जायसी और तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 277 का जो राइट आंसर है वह है, देखिए बच्चे यहाँ राम का नाम आया तो यहाँ किसका नाम आएगा, तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278 क्वेश्चन क्या है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, नमक का दरोगा क्या है बच्चों, ये कहानी है और इसके लेखक कौन है। तो इन चारों में से हमें बताना है राइट आंसर। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279 कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका क्या है बच्चों। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। तो पहला ऑप्शन है आकार डैश प्रकार का, विषय डैश निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। तो इन चारों में से उपन्यास और कहानी का मूल अंतर हमें बताना है।
तो 279 का जो राइट आंसर है वह है विषय निरूपण। ठीक है, विषय निरूपण बच्चों ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया है। यूपी बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो इस वजह से क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है विषय डैश निरूपण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। सीधा सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृत से, संस्कृत से या प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। तो क्वेश्चन नंबर 280 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन सी प्राकृत। यहाँ बच्चों कहा है ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281 क्या है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बच्चों। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 281 का जो राइट आंसर है वह है स्वयंभू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वयंभू जो है बच्चों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282 के निर्गुण उपासक कवि हैं। जो बच्चों निर्गुण काव्यधारा थी उसके उपासक कवि का नाम हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे कवि हैं जो निर्गुण उपासक थे। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। कबीरदास जो थे बच्चों के निर्गुण उपासक कवि थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 283 कि पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। पद्मावत के रचयिता का नाम हमें बताना है। तो सभी बच्चों को पता है कि पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। जो बच्चे इजी क्वेश्चन में आपके लिए इसलिए लाया हूं ताकि आप क्या एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में ये हल्के क्वेश्चन भी ना भूल जाओ। तो इस वजह से मैं दोनों क्वेश्चन अब मिक्स करके लेकर आया हूं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 क्या है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तो 284 क्वेश्चन में बच्चों राइट आंसर जो है वह है रस विलास। रस विलास जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। जबकि जानकी मंगल भी तुलसीदास की रचना है, रामाज्ञा प्रश्न भी तुलसीदास की रचना है और पार्वती मंगल भी तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, यह रचना तुलसीदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285 कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इम्पोर्टेंट इस बार क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस से या राम से संबंधित जितने भी राम जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या राम मंदिर से संबंधित जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस बार एग्जाम के लिए। तो रामचरितमानस की भाषा क्या थी बच्चों। तो अवधी भाषा थी, क्योंकि वे राम जो थे अवध के निवासी थे तो वहां के लोग अवधी भाषा बोलते, तो अवधी भाषा थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286 की रामचरितमानस की शैली क्या है। रामचरितमानस की शैली क्या है। तो मुक्तक शैली है या प्रबंध शैली है, वर्णात्मक शैली है या परिमार्जित शैली है। तो क्वेश्चन नंबर 286 का जो राइट आंसर है वह है प्रबंध शैली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287 कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। ठीक है बच्चों, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों को आता होगा कि सूरदास की जो भक्ति थी वह किस भाव की थी।
तो बच्चों सूरदास जो थे वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे और वे श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, तो सखा भाव की भक्ति थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। 288 क्या है कि निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। ठीक है बच्चों, भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो मैंने बच्चों बताया था आपको कि इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस चारों में से इसका जो राइट आंसर है भ्रमर गीत का प्रसंग है सूरसागर। सूरसागर बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तो मैंने बताया था आप सभी को कि सूरदास जो थे वे घूम घूम कर क्या है भ्रमर कर 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 गीत गाते थे। तो भ्रमर गीत किसकी रचना होगी, तो ये सूरदास की हो गई। और एक सूरसागर भी किसकी है, तो ये भी क्या है सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 289। 289 क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है। तो ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा सूरसागर। सूरसागर भी जो है ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर सूरसागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 क्या है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो सूरदास जो थे श्री कृष्ण की बाल चित्रण को मन में सजोकर ही प्रसन्न होते रहते थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। 291 क्वेश्चन क्या है कि रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। तो पहला ऑप्शन है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, शक्ति भावना। तीसरा ऑप्शन है यथार्थ चित्रण। फोर्थ ऑप्शन है वीरता का चित्रण। तो बच्चों जो रीतिकालीन कवि थे उनका मुख्य विषय जो होता था वह होता था नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, जो बच्चों नायिका होती है उनके सौंदर्य का चित्रण करना रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292 के बिहारी सतसई के रचयिता कौन है। तो ये इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 292 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों ये आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर कर दे ताकि नए बच्चे भी क्या है दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।